नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है कि स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग डॉट एच हमारी एक हेडर फाइल है। स्ट्रिंग डॉट एच जो है वो एक हेडर फाइल है। उसको जब हम अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच करवाते हैं तो अब उस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको कि हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास फंक्शन आता है मेम CHR, मेम करेक्टर का फंक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू सर्च अ बाइट विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द बफर। अगर आपने अपनी मेमोरी में कोई भी स्पेसिफिक बाइट को सर्च करना है, कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग बाइट को सर्च करना है, तो वहाँ पर मेम करेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सर्च जो है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि आप नंबर ऑफ़ बाइट्स काउंट ना कर लें और जब तक कि आपको वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, आपको एक पॉइंटर रिटर्न किया जाता है जो कि आपकी बफर यानी मेमोरी की उस लोकेशन पर पॉइंट कर रहा होता है जहाँ पर आपको स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। ये मेम करेक्टर का फंक्शन है। इसको लिखने का तरीका क्या है? मेम करेक्टर ब्रैकेट्स में बफर कॉमा करेक्टर और कॉमा साइज़। मेम करेक्टर जो है वो फंक्शन का नाम है। बफर इंडिकेट कर रहा है कि वो वैल्यू, वो बफर यानी वो लोकेशन जिसको कि आपने सर्च करना है। अब वो लोकेशन कौन सी होगी, यानी वो वाली उस स्ट्रिंग का नाम होगा। ठीक है ना, बफर में स्ट्रिंग का नाम आना है जिस स्ट्रिंग को आपने सर्च करना है। करेक्टर में वो करेक्टर आना है जिस करेक्टर को आपने स्ट्रिंग में से सर्च करना है। और साइज़ में आपके पास आपकी स्ट्रिंग का साइज़ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल में प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। आपने टेस्ट नाम की एक स्ट्रिंग ली, उसके अंदर उसको इनिशियलाइज़ करवाया टेस्ट स्ट्रिंग से। ठीक है, उसके बाद आपने सर्च नाम का एक करेक्टर लिया। ठीक है, आपने यूज़र से कहा कि वो सर्च के अंदर वो करेक्टर एंटर करे जिसे कि स्ट्रिंग में से सर्च करना है। उसने वो करेक्टर एंटर किया और उसके बाद आपने ये देखिए मेम करेक्टर टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेक्टर को सर्च करना शुरू किया। और टोटल टेस्ट स्ट्रिंग की स्पेस कितनी है? 12। इसको गिनती कर लें, 1 2 3 4, स्पेस भी काउंट होती है, 5 6 7 8 9 10 11 12। नल करेक्टर को शामिल करते हुए 12 इसकी टोटल लेंथ है। अब ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर लिखा है, ये रिज़ल्ट वाला, ये जो लाइन आपने लिखी है, इस लाइन का काम क्या है? इस लाइन का काम ये है कि वो टेस्ट नाम की स्ट्रिंग के अंदर सर्च नाम का करेक्टर जो है वो सर्च के अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी करेक्टर पड़ा हुआ है उसको सर्च करेगा और हमें वो रिटर्न करके रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अगर रिज़ल्ट की वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब है, यानी अगर रिज़ल्ट के अंदर कुछ ना कुछ आ गया है तो दैट मीन्स कि करेक्टर हमें स्ट्रिंग के अंदर से मिल गया। अगर नहीं आया तो हम कहते हैं कि करेक्टर नॉट फाउंड। ठीक है, तो मेम करेक्टर का फंक्शन का काम क्या है कि वो एक ख़ास करेक्टर को आपकी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है। अगर वो करेक्टर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप रिटर्न करवा देते हैं कि करेक्टर नॉट फाउंड। उसके बाद सेकंड फंक्शन आपके पास आता है मेम CMP। ठीक है, अब ये मेम CMP फंक्शन जो है वो हर सक्सेसिव बाइट को कंपेयर करने, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कह लें आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, उनकी कंपेरिटेटिव वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए ज़रा, मैं कहती हूँ मेरे पास एक ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर लेट्स सपोज लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, और एक ये वाली स्ट्रिंग है, इसके अंदर लेट्स सपोज लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो मेरे पास मेम कंपेयर का फंक्शन है वो क्या करेगा? इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेगा। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या करने हैं? कंपैरिजन करने हैं। हर इंडेक्स वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू से कंपैरिजन करना। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, अब क्या होता है कि कंपैरिजन में पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्वियसली पहला इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक पॉइंटर होगा जो यहाँ पर इसे पॉइंट कर रहा होगा, और इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक पॉइंटर होगा जो यहाँ इसे पॉइंट कर रहा होगा। अब पॉइंटर्स की मदद से कंपैरिजन करेंगे, इन 2 पॉइंटर्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, फिर इन पॉइंटर्स को आगे लेकर जाएंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, फिर पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। पॉइंटर्स की मदद से हम जो है यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है कि ये नीचे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लेस देन 0 वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न अ वैल्यू लेस देन 0 अगर कोई लास्ट बाइट कंपेयर्ड इन द बफर रेफरेंस बाय फर्स्ट पॉइंटर इज़ लेस देन द कॉरिस्पॉन्डिंग बाइट रेफरेंस बाय द सेकंड पॉइंटर। यानी पहली स्ट्रिंग के अंदर जो आपने आखिरी बाइट
कंपेयर की है, अगर वो दूसरी स्ट्रिंग की आखिरी बाइट से कम है तो ये लेस देन ज़ीरो रिटर्न करेगा। ज़ीरो रिटर्न करेगा अगर दोनों पॉइंटर्स की कंपैरिजन बाइट्स इक्वल हैं, और ग्रेटर देन ज़ीरो रिटर्न करेगा अगर लास्ट बाइट जो है वो पहली स्ट्रिंग की आखिरी बाइट जो है वो दूसरी स्ट्रिंग की आखिरी बाइट से बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आपको रिटर्न करके देगा। तो ये 3 इसकी वैल्यूज़ रिटर्न करके देता है। इसको लिखने का तरीका देख लें आप। मैम कंपेयर लिखते हैं, पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग और उसके बाद उनका साइज़ आप लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो आपने 2 स्ट्रिंग ली, उसके बाद आपने कंपेयर 3 सी आउट की स्टेटमेंट्स, रिजल्ट इज़ इक्वल टू मैम कंपेयर टेस्ट 1 टेस्ट 2 20, दोनों 20 साइज़ तक दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, और अगर अब आप ये देखें, अगर ये पहली वाली स्ट्रिंग का लास्ट कंपैरिजन दूसरी वाली स्ट्रिंग के आखिरी कंपैरिजन से छोटा होगा तो आपके पास लेस देन ज़ीरो रिटर्न होगा। अगर दोनों कंपैरिजन्स बराबर होंगे तो आपके पास ज़ीरो रिटर्न होगा। और अगर टेस्ट 1 स्ट्रिंग का लास्ट करैक्टर का कंपैरिजन टेस्ट 2 के लास्ट करैक्टर से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन ज़ीरो रिटर्न होगा। इसलिए हमने ये इफ़ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो है इसका मतलब है दोनों सेम फॉर 20 बाइट्स, 20 बाइट्स तक दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है, वरना आप कहेंगे कि ये सेम नहीं है। ठीक है, उसके जब सेम नहीं होंगी तो फिर आपने अब उनको कंपेयर करना है 21 बाइट्स तक, यानी 20 तक अगर वो सेम नहीं है तो आपने 21 बाइट्स तक उनको दोबारा कंपेयर करना है। और रिज़ल्ट इसके बाद आपने 21 बाइट्स तक उनको कंपेयर करना है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 21। फिर अगर वो ज़ीरो हैं तो आपने कहना है कि सेम है, वरना आपने कहना है नॉट सेम फॉर 21 बाइट्स। तो ये आपकी एक एग्जांपल्स देख लीजिएगा, इनके प्रोग्राम्स नहीं हैं, इनकी सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं। एक फंक्शन हम आज और पढ़ेंगे मैम कॉपी का। मैम कॉपी का फंक्शन जो है वो आपके कुछ ख़ास करैक्टर्स को, पहली स्ट्रिंग के कुछ में से कुछ ख़ास करैक्टर्स को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मैम मूव की निस्बत, एक मैम मूव का फंक्शन होता है जो कि मूव करने के लिए यूज़ होता है, ये उसकी निस्बत फास्टर होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, मैम कॉपी दोनों स्ट्रिंग्स लिखते हैं और आगे उनका साइज़ लिखते हैं। इसकी भी एग्जांपल देख लें। आपके पास जो है वो एक स्ट्रिंग है जिसमें सैम्पल स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बाद एक दूसरी स्ट्रिंग है जो कि खाली है। आपने क्या किया, मैम कॉपी के ज़रिए दूसरी स्ट्रिंग के अंदर पहली स्ट्रिंग को कॉपी किया, और जब दूसरी स्ट्रिंग को आप पुटेक्स की मदद से स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो आप जो सेकंड स्ट्रिंग थी उसमें भी सैम्पल स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा। यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या कर लिया, हमने एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया। ये मैम मूव पे देख लें, ये भी इसीलिए यूज़ होता है, ये ख़ास नंबर ऑफ़ करैक्टर्स तक स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैम कॉपी और मैम मूव दोनों एक ही तरह काम करते हैं। फ़र्क कितना है, फ़र्क क्या है दोनों में कि मैम कॉपी जो है वो ज़्यादा फास्टली काम करता है मैम मूव की निस्बत। दोनों का सिंटेक्स भी सेम है, एग्जांपल इसकी नहीं दी हुई, दोनों बिल्कुल एक तरीके से ही काम करते हैं।